आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीबी लाइव का खास प्रोग्राम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख ही रहे हैं देश भर में फिलहाल क्या हो रहा है। मणिपुर कर हरियाणा और उसके बाद मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में क्या कुछ हुआ वो आपके सामने है। हर तरफ नफरत की बयार बह रही है और ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसका सीधे तौर पर फायदा किस पार्टी को होता है। अगर हाल फिलहाल में देखें तो इस साल ही 5 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं और जब से इंडिया नाम का गठबंधन बना है और 26 दल एक मंच पर एक साथ तमाम मतभेद मनभेद मिटाकर आए हैं, तब से लग रहा है कि बीजेपी की नींदें उड़ गई हैं। उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वो इस इंडिया नाम का कार्ड ढूंढ के लेकर आए या फिर किस तरह से इन दलों को बिखेरा जाए ताकि सीधे तौर पर राजनीतिक फायदा उसको मिल सके। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, आप देखें कि किस तरह से बीजेपी वहां पर बौखलाई हुई है। साफ तौर पर उसको अपनी हार का डर सता रहा है। मोहब्बत की जो एक दुकान राहुल गांधी ने खोली है, उसके आगे कहीं ना कहीं नफरत की जो दुकान है वो फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। आप देखें 80 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद भी प्रधानमंत्री ने मणिपुर का मां नहीं बोला है। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया पार्लियामेंट में और जब लगातार विपक्ष की तरफ से इंडिया की गठबंधन की तरफ से मांग की गई कि प्रधानमंत्री संसद में आए और अपनी बात को रखें, उसको जितना टाला जा सकता था, जितना खींचा जा सकता था वो खींचा गया और अब खबर यह है कि 10 अगस्त को वो पार्लियामेंट में मणिपुर पर जवाब दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो देश भर में घटित हो रहा है, जो देश भर में हो रहा है, वो भी आपके सामने है कि किस तरह से खुली छूट बजरंग दल जैसे जो संगठन है उनको दी गई है, किस तरह से खुली छूट जो है वो मोनू मानेसर जैसे जो गुंडे हैं उनको दी गई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं हरियाणा से लेकर मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में जो हुआ वो इसकी बानगी है कि 10 साल में हमारे देश की सियासत कहां आकर खड़ी हो गई है। 10 साल में हमारा मुल्क कहां आकर खड़ा हो गया है और इसका फायदा किसको मिलता है ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जिक्र मैं कर्नाटका का भी करना चाहूंगी। आपको याद होंगे कर्नाटका के इलेक्शन भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुए थे। कर्नाटका एक ऐसा प्रदेश जो साउथ में बीजेपी की प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। वहां पर हिजाब से लेकर बजरंग बली तमाम वो इश्यूज जिस पर समाज को बांटा जा सकता था, धर्म की राजनीति के तमाम वो हथकंडे जो बीजेपी अब तक हथियाती आई है, वो तमाम चीजें की गई। लेकिन कर्नाटका की जनता ने इस तरह की पूरी सियासत को, नफरत की सियासत को पूरे तरीके से नकार दिया और कर्नाटका में कांग्रेस को जीत हासिल हुई और तब से ही हम एक तिलमिलाहट जो है वो देख रहे हैं बीजेपी की। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस बजरंग दल को बैन करने की मांग मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने रखी थी और इसी तरह के तमाम दलों को, उसको किस तरह से प्रधानमंत्री ने कर्नाटक इलेक्शन के दौरान भगवान बजरंग बली से जोड़ दिया था और कहा था कि उनके नाम पर आप वोट डालें। लेकिन इन तमाम चीजों का फायदा नहीं मिला है और ये लग ही रहा है और बीजेपी को भी साफ और उनको साफ तौर पर पता चल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री की या बीजेपी के तमाम नेताओं की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, हाव भाव देखें, उनके बयान देखें, इंडिया को लेकर, इंडिया नाम को लेकर जिस तरह के बयान उनकी तरफ से आए, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई से कंपैरिजन किया गया, ये सब बताता है कि ये एक छटपटाहट है। हार उनको साफ तौर पर दिख रही है। सियासी जमीन खिसकती हुई, दरकती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि जो नफरत का जो एजेंडा है वो चरम पर नजर आ रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं, अपने जवाब से लाजवाब कर देते हैं। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अखिलेश जी। और मेरे साथ हेमंत अत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं जो अपनी सियासी समझबूझ के लिए जाने जाते हैं और किस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं वो जग जाहिर है। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। अखिलेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, देश में ये क्या हो रहा है? मणिपुर से लेकर मुंबई जयपुर एक्सप्रेस, हरियाणा,
लगातार हम ये देख रहे हैं कि नफरत पूरे चरम पर है। आखिर देश कहां जा रहा है? देखिए, जो लोग इस वक्त सत्ता में है दिल्ली में, और वो जिस मूल विचारधारा से आते हैं, उसमें कट्टरता, हिंसा, नफरत, तनाव और अपमान, ये उनके मूल विचारधारा में है। लेकिन जब उनको वही डबल इंजन की सरकार का सपोर्ट मिल गया, तो वो उसका खुला तांडव कर रहे हैं। ये वो प्राणी हैं कि जो लोग इस तरह की कट्टरता, हिंसा में अपने आप को इंजॉय करना फील करते हैं, और ये देश के लिए बड़ा घातक है। पहले भी ये लोग जब से बने हैं, जंग आजादी से लेके अब तक, इनको मौका मिलते ही इस तरह की हरकतें उन्होंने की हैं। और फिर अब एक समय आ गया है कि अब और ज्यादा पानी सर से ऊपर न गुजरे, तो उसके लिए बुजुर्गों ने कहा है कि हिंसक पशु और वो व्यक्ति जिसमें पशुता आ जाए, उसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सभ्य समाज के लिए बड़ा घातक होता है। तो वो इस देश की स्थिति आ चुकी है। लोग, हम, हिंदुस्तान बड़ा शांतप्रिय देश रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पे चलता गया है। मानव सेवा, मानव धर्म, सहिष्णुता ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। लेकिन आप देखें कि सब लोग भक्ति भाव से हिंदुस्तान में रहते रहे, अपना अपना काम करते रहे। आज अगर श्रद्धा किसी को दिख रही है, तो अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ने की नहीं दिख रही है। डिस्कोर्स बदल गया है, वो एक दूसरे धर्म के पूजा स्थल पे जाके पढ़ने की रवायत शुरू हो रही है। क्यों? उद्दंडता है। क्या कोई धर्म ये कहता है या भगवान की पूजा इस तरह से की जानी चाहिए? हमारी शोभा यात्रा निकलती है, हमारे इष्टों के नाम लिए जाते रहे हैं, चाहे राम के, चाहे कृष्ण के, चाहे बजरंग बली के, तो आज वो नाम गुस्सा में लिए जाते हैं, प्रतिशोध में लिए जाते हैं, वो एक तरह से आक्रामकता के रूप में लिए जाते हैं। पहले श्रद्धा से, प्यार से, स्नेह से, त्याग से, तपस्या के रूप में वो नाम लिए जाते थे। इन लोगों ने हमारे देवी देवताओं के नामों के उच्चारणों का भी अर्थ व्यर्थ कर दिया है, भावनाओं में बहका करके इस तरह से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि जो संगठन, ये जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि इत्यादि हैं, जिन पे अतीत में भी पाबंदियां लग चुकी हैं, इसमें भाजपा का कोई बड़ा नेता नहीं अपने बेटों को भेजता है। कोई नेता, भाजपा का बड़ा नेता का बेटा इन संगठनों में नहीं जाता है। और आजकल तो आप कोई भी मीडिया खोल लें, कोई भी ट्विटर, फेसबुक खोल लें, बाढ़ आ गई ये हेट स्पीच की। हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, इतनी बातें बोली जा रही हैं, थाने पे चढ़ के बोला जा रहा है। 2 दिन में तो सैकड़ों वीडियो घूम रहे हैं। हमें ताज्जुब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने सख्त निर्देश आदेश के बावजूद कि हेट स्पीच करने वालों पे किसी से इंतजार न किया जाए, सुमोटो एक्शन लेके एफआईआर दर्ज के कार्रवाई की जाए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जिस बरेली शहर को दंगों से बचाया, उस प्रभाकर चौधरी एसएसपी को 10 मिनट में ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरा पुलिस अधीक्षक गया, वो कह रहा उन लोगों पे अब एफआईआर नहीं होगा। जो रूट नहीं था, जो एक दूसरे वर्ग विशेष के रास्ते से था, वहां जाकर के उत्पात ही करना था, उनमें तमाम लोग नशे में थे, असलहे लिए हुए थे, उनको फायर करते हुए दिखा। उसको किस तरह से संयमित तरीके से उस अधिकारी ने उस बरेली को जलने से बचाया। और कई बार इस सरकार या पूर्ववर्ती सरकारों ने उस अधिकारी की क्षमताओं का उपयोग उठाया है इस तरह की चीजों को रोकने के लिए या भेज करके रोकवाने के लिए। लेकिन यहां आज इस तरह की क्षमताएं इस डबल इंजन की सरकार में, वो निगेटिविटी है, वो एंटी नेशनल है। आज नेशनल वही है कि जो इन्हें फ्री छूट दे दे एक वर्ग विशेष को तांडव करने के लिए। हम कहा जा रहे हैं? ट्रेनों में आदमी सुरक्षित नहीं है, बस में सुरक्षित नहीं है, चारों तरफ गुस्सा, आतंक, कोई भी अनहोनी की शंका। इन तमाम चीजों का हल तो सियासी हल ही है। जब सियासी बदलाव होगा तो यही इसका एक वाहिद हल नजर आता है, क्योंकि 9.5 साल में हमने देखा कि किस तरह से
पूरे देश भर में का जो पूरा तरीका है, तौर तरीके, वही सब कुछ बदल दिए गए हैं। मेरा सवाल यही है कि क्या आपको लग रहा है कि फिलहाल जिस तरह से, चाहे हिमाचल की बात करें, कर्नाटका की बात करें, कर्नाटक वो जगह जो बीजेपी की प्रयोगशाला रही साउथ में, वहां जिस तरह की हार देखने के लिए मिली, और आगे चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात करें, अगले साल हरियाणा में भी चुनाव होने जा रहे हैं, 5 राज्यों में इस बार चुनाव होंगे इस साल, 2024 भी कोई बहुत दूर नहीं है। क्या 26 जो ये दल एक साथ आए हैं, इंडिया नाम जो रखा गया है, और जिस तरह से मणिपुर पर भी प्रधानमंत्री को घेरा गया है, बीजेपी को घेरा गया है, क्या ये सब कुछ अभी हमने 48 घंटों में जो हमने घटता हुआ देखा है देश के अलग अलग हिस्सों में, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये उसको छुपाने के लिए या उस सबको कम करने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं? ने किस चीज को छुपाने के लिए? ये तमाम मणिपुर पर जवाब न देना पड़े उस तरह से, तो सामने आकर जवाब न देना पड़े, या फिर अभी आप ये देखिए कि जो हरियाणा में नहीं, सब कुछ हो रहा है, जो भी देखिए जी देखिए, जो हमारे इंडिया जो अलायंस हुआ है, उसके लोग राष्ट्रपति से मिलके यही सब पूरे देश में जिस प्रकार से आक्रोश, हिंसा, आगजनी और उत्पात मचा है, उसी को लेकर के तो बात कही गई। जहां का मुख्यमंत्री और गवर्नर खुद कह रहा है कि यहाँ जंगल राज हो चुका है, कुछ भी नियंत्रित नहीं है। हरियाणा में आप देख ही रहे हैं। तो एक जो राजनीतिक डिस्कोर्स है विपक्ष का, वो तो बखूबी विपक्ष निभा रहा है, लेकिन ये वो सरकार है कट्टर और हिंसक जो सिर्फ अपने एजेंडे पे चलती है। जब इसके पास ताकत होती है, ताकत नहीं रहती है, ताकत जब होती है तो खुलेआम करते हैं, ताकत नहीं होती तो ये षड्यंत्र करते हैं। वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। जहां इनके पास सत्ता नहीं है, वहां षड्यंत्र के थ्रू माहौल को खराब करने, समाज को विध्वंसक बनाने और उसमें विभेद लाने का प्रयास करते रहते हैं, हिंसक बनाने का प्रयास करते रहते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहां डबल इंजन इनको मिल गया, वहां तो समझिए कि माचिस भी है और पेट्रोल भी है, दोनों इनको मिल गया। अब ढूंढना नहीं है तीली चाबी को, वो आग लगाते हुए चलेंगे। हम किस भारत का निर्माण कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को किस रूप में इस देश को दे रहे हैं? इतना गुस्सा, इतना हिंसात्मक सोच, इतना बैर भाव, इतनी कटुता, रहना सबको यही है, सिर्फ सत्ता के लालसा के लिए ही तो ये सब अच्छा नहीं हो रहा। हमें ये भी देखना है कि राजनीतिक प्रक्रिया के अलावा हमें न्यायपालिका से उम्मीद है। न्यायपालिका ने जिस प्रकार से हेट स्पीच पे बोला है, निर्देश दिया है। हेमंत जी से मैं बात करना चाहूंगी। हेमंत जी, अब से कुछ दिन के पहले की हम बात करें तो राहुल गांधी ने ये कहा था कि देश में क्रोसिन छिड़क दिया गया है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। क्रोसिन छिड़क दिया गया है और एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। ये राहुल गांधी ने बयान दिया था। हालांकि इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार भी किया था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिलहाल जो कुछ हो रहा है, और इस साल 5 राज्यों में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, जहां साफ तौर पर ये दिख रहा है कुछ राज्यों में तो कि बीजेपी की हालत खस्ता है। तो क्या उसके पास अब वाहिद यही एक हथकंडा बचा है? और क्या आपको लग रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी कामयाब होती हुई बीजेपी नजर आएगी? और नॉर्थ और साउथ की जो सियासत है, क्योंकि कर्नाटका बीजेपी की प्रयोगशाला, वहां पर नाकामयाब रही बीजेपी तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद भी। तो क्या आपको लग रहा है नॉर्थ और साउथ की सियासत में क्या फर्क आपको लग रहा है? क्या वो तमाम चीजें यहाँ पर भी काम करती हुई नजर आएंगी? देखिए बुशरा जी, जो कुछ ये हुआ है जिस भी जगह पर, चाहे मणिपुर की बात करें, मणिपुर जो है वो ऐतिहासिक शर्म का विषय है इस पूरे देश के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए। तीसरा महीना होने को आया है, 3 मई से घटनाक्रम शुरू हुआ था। आज तक प्रधानमंत्री का बोलना नहीं, तो पूरी दुनिया के अंदर उसकी चर्चा हुई, लेकिन भारत की संसद में आज 12वां दिन है, अभी तक उस पर चर्चा नहीं हो पाई। और उसके बाद जो ये नई प्रयोगशाला जो मेवात में खोली गई है, पहले मैं से मणिपुर था, अब मैं से मेवात है, और मुंबई जा रही ट्रेन भी थी किसी। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी दिखाता है कि उनके पास 9.25 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी गवर्नेंस के नाम पे और अपनी अचीवमेंट्स के नाम पर
वोट मांगने का कोई जरिया नहीं बचा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो जिस बेहयाई के साथ जो डिवीजन करने पे लगे हुए हैं, अखिलेश जी ने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया, अगर उस सारे शब्दों को मैं एक में समाहित करूं तो वो शब्द है समाज के अंदर वर्टिकल डिवीजन का, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे किसी के आधार पे। तो इस काम को वो चैंपियन करने में लगे हुए हैं। और कुछ चीजें मैं बुशरा जी आपके संज्ञान में ऐसी लाना चाहूंगा जो अभी तक किसी के संज्ञान में यहाँ आई नहीं है इस पूरे मेवात के घटनाक्रम को लेकर के। 2 दिन पहले की घटना देखिए आप। 2 दिन पहले मेवात में क्या हुआ? ना तो कोई त्योहार था, ना कोई उत्सव था। 31 जुलाई को हरियाणा में शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस होता है। शहीद उधम सिंह जी का, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। उस दिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल क्या कर रहे थे? वो किस बात की यात्रा निकाल रहे थे? ये जो यात्रा है, ये 2 से 3 सदियों पुरानी यात्रा है जो चली आ रही है, ब्रिजमंडल यात्रा। और इसको स्थानीय लोग, जो यहाँ के जो लोकल हिंदूज हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं या कोई थोड़े बहुत शिफ्ट हो गए, माइग्रेट होके चले गए हैं, उनकी एक ये मान्यता है, वहां पर 3 मंदिर। तो वहां पर ये यात्रा सदियों से चली आ रही है, कोई आज की बात नहीं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 2 और 3 साल से ये नौटंकी करनी शुरू की है, बेशर्मी के साथ, जो इन्होंने परसों की। और कमाल की बात देखिए, इन्होंने ना तो इसकी सूचना, पूरे हरियाणा से लोग आए हैं इसमें, इससे पहले कभी नहीं आए। पिछले केवल 2 साल से ये प्रपंच रचा जा रहा है। ये स्थानीय चीज थी इनकी, जो स्थानीय हिंदू हैं उनकी यात्रा है 3 मंदिरों की। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस बात का ठेका किस बात का उठाया कि वो हिंदुओं के ठेकेदार है क्या धर्म के? वो बेसिकली दोनों जो संगठन है, वो जो आरएसएस के धार्मिक संगठन है, धार्मिक आर्म है, उनके 80 आर्म्स है वैसे तो, उनमें से 2 ये भी है। ये करते क्या है? इन्होंने वहां क्या नारे लगाए? विश्व हिंदू परिषद के जो महासचिव हैं मिस्टर जैन, सुरेंद्र जैन, उनका भाषण सुनिए आप। मैंने आपको भेजा है इस शो पे आने से पहले, मैंने आपको उनका भाषण भेजा 6.5 मिनट का। क्या ये इंस्टिगेट करना नहीं है? उस भाषण को सुनिएगा, आईएसआई के फलाने के इसके एजेंट से। और इस पूरे सारे विवाद की शुरुआत कहां से हुई? कितनी बेहयाई के साथ भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मंत्री, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना होकर के मोनू मानेसर के प्रवक्ता है। 2 दिन से मैं सारे चैनलों पर देख रहा हूं, मैं खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा था सब जगह। वहां क्या स्थिति है? मोनू मानेसर का नाम लेते ही इस तरीके से उछल कर आते हैं और बिना किसी जांच के उसको क्लीन चिट देते हैं और उसका संरक्षण प्रदान करते हैं। मोनू मानेसर कौन आदमी है? हरियाणा के गृह मंत्री ने आज कहा, स्वीकार किया कि उसके खिलाफ 2 केसेस है, एक हरियाणा में, एक राजस्थान में। और राजस्थान में क्या केस है? 2 अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को जिंदा जला देने का, गोरक्षा के नाम पर, गोरक्षा के आरोप में, ये आरोप है। और शुरुआत कहां से हुई? ये घटना तो परसों हुई, उससे 3 दिन पहले से मोनू मानेसर ने क्या कहा टीवी उस पर आके सोशल मीडिया पे कि साहब हम सब आ रहे हैं यात्रा में, ब्रिजमंडल यात्रा में, पूरे दल बल के साथ, और आप भी आइए। वो खुद कैसे आ सकता है जब वो 302 के केस में नामित है और शामिल तफ्तीश नहीं है? एक बात। उसके तुरंत बाद वो घटनाक्रम चलता रहा, दोनों पक्षों से इंस्टिगेट वहां से हुआ ये सारे का सारा। और सीआईडी को भी पता था, पुलिस को भी पता था, सरकार को भी पता था कि इस तरह का चीज सोशल मीडिया पे नैरेटिव की। वही से ही कसर किसने पूरी की? हम सीरियल वाइज चलिए आप इस पे, सीक्वेंस वाइज। इसके तुरंत बाद जो अगला जो कदम उठाया वो एक और बजरंगी है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, बिट्टू बजरंगी। उन्होंने क्या संबोधित किया अल्पसंख्यकों को? अल्पसंख्यकों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। ये था इन्फेक्शन पॉइंट, जिसपे किसी का ध्यान नहीं गया। आप किसी समुदाय के बारे में इस तरह की टिप्पणी करोगे तो क्या होगा? दूसरी बात, कोई भी धार्मिक यात्रा में हम लोग जाते हैं, दूसरे समुदाय, तमाम समुदाय जाते हैं, कोई हथियार लेके जाता है क्या? कहां से आए हथियार? एक तरफ की बात आप करते हैं तो आपने मोनू मानेसर की जांच के बिना सारी सरकार को क्लीन चिट देने पर लगी हुई है। जो इस बजरंगी ने कहा, इसके खिलाफ एक्शन हुआ, कोई पर्चा दर्ज हुआ क्या? सवाल जवाब है ना। और ये आज की नई बात नहीं है बुशरा जी। अगर आप जाट आरक्षण के दौरान भी देखेंगे, एक शख्स थे उत्तर प्रदेश के यशपाल मलिक, जो उस पूरे जो हरियाणा के अंदर जो कुछ हुआ उसके लिए जो सिंगल हैंडेड जिम्मेवार आदमी था, उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला था हरियाणा में। आज तक उसको कभी कस्टडी में भी हरियाणा पुलिस ने लिया हो तो। वही हाल बजरंगी का है, वही हाल मोनू मानेसर का है। आप सत्ता चला रहे हैं और इसके रूट में जाइए आप, इसके रूट में जाना बहुत जरूरी है। 1991 के बाद मेवात पूरे तरीके से शांत था, वहां पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई धार्मिक उन्माद की। छिटपुट घटनाएं होती थी, उसका लोकतांत्रिक ढंग से, पंचायती तरीके से, ऐसा नहीं कि जातियां नहीं हुई, जातियां हुई,
लेकिन लोग पंचायती तरीके से बोल बैठ के बातचीत करके निपटा लेते थे। ये जो पिछले 5-6 साल से नया जो फिनोमिना आया है, ये क्या है? ये गोरक्षा के नाम पर जो ये बदमाशी चल रही है बजरंग दल की और मनमाने से टाइप के बदमाशियों की, ये खुलेआम संरक्षण प्राप्त है सरकार का। और ये क्या कर रहे हैं? जिंदा जलाने के बावजूद जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को, एडमिनिस्ट्रेशन को चुनौती देते हैं, धमा रहे हैं, जैसे कि वो सेलिब्रिटी हो या बहुत बड़े धार्मिक नेता हो या हिंदुओं के बड़े बारीक पोप हो, वो इस तरह की चीज उसका करना, ये साफ दिखाता है। पहली घटना क्या होती है? हरियाणा के अंदर गोरक्षा कानून लागू है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, कानून की, संविधान की, विधानसभा की, या मनु मानेसर की, या बजरंगी की? ये देखना पड़ेगा देश को। और दूसरा क्या है? आप तो धार्मिक तौर पर कहीं भी यात्राएं निकालें, कुछ भी करें, हथियार लेके चले, नारे लगाए, डीजे बजाए, कुछ भी करें, और एक समुदाय अगर खुले पार्क में नमाज अदा कर भी रहा है तो उसके ऊपर इतना बवाल काटना, ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? ये किस तरह का, मतलब मैं तो इस गवर्नेंस को भूल रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं क्या है। तो पूरे का पूरा जो चीजें हैं ये सियासत के तहत। और मैं इसमें दुख भरी बात और कहना चाहता हूं बुशरा जी, कि इसमें जो सबसे ज्यादा पिसेगा ना, वो दोनों तरफ के जो सबसे गरीब आदमी होंगे, सबसे गरीब, वो मरेंगे इसमें। सत्ता वाले सत्ता का लाभ उठाकर चले जाएंगे, डिवीजन करके वोट ले जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सालों तक, पीढ़ियों तक मुकदमे कौन भुगतेगा? वो सबसे गरीब आदमी जो है, उसकी पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी, हमारा सांप्रदायिक सौहार्द नष्ट हो जाएगा, और इनकी सत्ता बनी रहे उसके लिए समाज चाहे भाड़ में जाए। लेकिन अगर ये तरीका है तो लोगों ने इनको हिमाचल में आईना दिखाया, अभी कर्नाटक में आईना दिखाया, अभी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में देखने को आपको मिलेगा। आपको जो आगे जाके साउथ में जाके फिर देखना पड़ेगा। मेरा कहने का सबब केवल इतना है कि जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सत्ता के नग्न संरक्षण में हिंदू मुस्लिम या जो डिवीजन कर रहे हैं, इसकी कोई कहीं ना कहीं इस पर सख्ती से, अगर सरकार तो नहीं करेगी, न्यायपालिका को इस पर नियंत्रण करना होगा। और ये सुरेंद्र जैन टाइप के जो हेट स्पीच जो उन्होंने दिया, सरकार को उसकी भी जांच करानी चाहिए, मोनू बजरंगी की भी करानी चाहिए। जितने भी ये सारे के सारे लोग हैं, इनकी जांच हो, जो उपद्रवी है उनकी भी जांच हो, सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वरना जो हरियाणा जैसा प्रगतिशील राज्य है, इट इज बाउंड टू बी डूम्ड। यू प्लीज मार्क माई वर्ड्स। बिल्कुल, आपने बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी हैं। जाहिर सी बात है, इस पे गहन चिंतन की जरूरत है। अखिलेश जी, इसका अगर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसका हल जो है वो सियासी ही है। अगर लोग आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखें एक ऑल्टरनेटिव की तरह, तो क्यों देखें? आप ऐसा, कर्नाटक की बात करें तो वहाँ आपने बजरंग दल को बैन करने की बात की थी, लेकिन अभी तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। ऐसे ही अगर पूरे देश भर में अगर हम देखें, जिस तरह के नए नए संगठन भी उठ खड़े हुए हैं, अगर आप सत्ता में आते हैं, माना कि अभी जो चंद राज्य हैं जिनकी हम बात करें, साल जहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आपके पास जनता को देने के लिए आखिर क्या है? देखिए, कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तो इस तरह के उद्दंडी प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल नहीं बढ़ने पाता, ये तो तय है। आप कर्नाटक में ही देख लें, जहां पे रोजाना इस तरह की उछल कूद करती थी यही हनुमान सिंह संगठन, लेकिन वहां एक इंजन बदल गया तो अब काफी कुछ नियंत्रण में है। लेकिन ये जब तक सरकार है एक दूसरे इंजन की कांग्रेस की, तब तक ये है। जैसे उनकी सरकार आ जाएगी फिर वो तांडव करने लगे। इसका हल एक ही है, अस्थायी निराकरण। अस्थायी निराकरण के लिए देश के सारे राजनीतिक दलों और देश के सब बुद्धिजीवी से लगा हर वर्ग के वोटरों को ये समझना होगा कि अब तो भैया आंख खोलो। डबल इंजन का मतलब है आगजनी, लूट, हिंसा, कट्टरता, बैर, सांप्रदायिकता। ये इस देश को नहीं चाहिए। इस देश को प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, लोगों को आपस में मिल के चलने वाली गंगा जमुनी तहजीब चाहिए, वो चाहिए। देखिए, होता क्या है, दुनिया में जितने भी कट्टर हिंसक संगठन उपजे हैं, वो उनकी दो मेन विचारधारा आती है। एक, वो अपने आप को कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, दूसरा कहते हैं मेरा धर्म खतरे में है। लेकिन वो भी ये छल के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि जहां भी अगर आप उनसे असहमत हुए, भले उसी धर्म के हों और उसी देश के हों, वो आपके साथ भी उसी तरह व्यवहार करने लगते हैं।
तो और इसका जो सत्ता में बैठे हैं लोग, वो लोग के पास देश की जनता को बताने देने और जो उन्होंने वादों किए थे उसका जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। तो आज के तारीख में जो हिंदुस्तान का इतना बड़ा बेरोजगार नौजवान इस देश में खड़ा हुआ है, वो गुस्से में है। अब उसका गुस्सा सरकार के तरफ मुड़े, इसलिए उस गुस्से को किसी और के तरफ चालाकी से मोड़ दो। यही हो रहा है, यही कर रही है बीजेपी। क्योंकि अगर उसको फ्यूचर सुरक्षित नहीं मिलेगा, रोजगार कारोबार नहीं मिलेगा, तो उसका गुस्सा नेचुरली सरकार पे आएगा, डबल इंजन की सरकार पे निकलेगा कि हमारा भविष्य कुछ नहीं है, आपने ये कहा था। तो उसके गुस्से को घुमा के अपनी चालाकी धुरतई से किसी दूसरे तरफ, दूसरे वर्ग विशेष की तरफ घुमा के कर दो। वही ये कर रहे हैं, और इसी बात को समझना इस देश के नौजवानों को कि इससे आप देख रहे हैं कि तमाम जो दल हैं वो साथ हैं, तमाम दल आपके साथ हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर हम संसद में देखें तो बोलने नहीं दिया जाता है, बार बार जो पार्लियामेंट है वो स्थगित होती है। कल भी हमने देखा जब अमित शाह बोल रहे थे, हालांकि कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से प्लेकार्ड दिखाने की मणिपुर को लेकर, लेकिन बार बार जो है वो किस तरह से संसद टीवी की तरफ से फ्रेम्स बदले गए वो भी सबने देखा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बाहर आकर कहते हैं कि हम लगातार बहस की बात कर रहे हैं लेकिन उस मामले पर नहीं हो रही है, और किस तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है, डराया और धमकाया भी जाता है। मेरा सवाल आपसे यह है, तमाम जो सरकारी एजेंसीज हैं उनका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। हमने इससे पहले भी देखा कि पास में हम देख चुके हैं कि इससे पहले भी अलायंसेस बने हैं तो डरा धमकाकर उनको अलग किया गया है। कैसे ये मेक श्योर किया जाएगा कि इंडिया के नाम से, बहुत भारी भरकम आपने नाम चुना है, कि इंडिया के नाम से आपने जो ये तमाम पार्टियां, जो कुंबा आपने इकट्ठा किया है, ये 2024 तक साथ रहने वाला है? देखिए, जो तानाशाह होता है ना, वो डरता बहुत है, इसलिए वो ये प्रयास करता हमेशा कि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना आने पाए, चाहे वो सरकारी एजेंसियां, चाहे संवैधानिक संस्थान हो, कि उससे कोई सवाल करे या उस पर कोई बात आरोपित करे। उससे वो बहुत डरता है, इसलिए वो सब पे कब्जा रख करके अपना जेब का रखना चाहते हैं, क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ माहौल बन जाए। और जो लोग इस तरह के होते हैं वो हमेशा चीजों को डाइवर्ट करते हैं अपने तरफ से घुमाने के लिए। लेकिन ये देश काफी समझदार है, लोग इस बात को समझ रहे हैं, और जितने भी विपक्षी दल हैं वो भी समझ रहे हैं। हम तो यहां तक भी कहेंगे, बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी के कुछ लोग हैं जो अटल जी के पीरियड के लिबरल टाइप के लोग हैं, वो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो बोया जा रहा है ये हितकारी नहीं है, न देश के लिए है, न किसी बीजेपी के लिए है, और न देश के नौजवानों के लिए। और ये बात काफी लोग समझ चुके हैं, इस देश के नौजवान। अभी कुछ नौजवानों को समझने की जरूरत है कि भाई ये देश तुम्हारा ही है, ये भविष्य तुम्हारा ही है। इस तरह से आपका भी नौजवानों, तुम्हारा भी भविष्य खराब हो रहा है, वो भी भविष्य बंद हो रहा है, अंधकारमय हो रहा है, और देश का भी हो रहा है। तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज नौजवानी के जोश में लोग आपका दुरुपयोग जो कर रहे हैं उन्हें पहचानो, उन्हें आइडेंटिफाई करो, उनके झांसे में मत आओ। आप शांति से, प्यार से एक प्रोडक्टिविटी के बड़े टूल्स के रूप में इस देश में योगदान करो। इन बातों को काफी लोग समझ भी रहे हैं और समझने की जरूरत है। हो सकता है चुनाव तक काफी अच्छे लोग, क्योंकि ये जो अति हो रही है ना, अति सर्वत्र वर्जयते, अति के बाद फिर नया सृजन होता है। ये अति कर रहे हैं सत्ता में डबल इंजन की सरकार के लोग बैठ के। तो हमें उम्मीद है कि लोग जल्दी से समझेंगे। और डबल इंजन क्यों मांगते हैं? ये डबल इंजन तो परिणाम यही दे रहा है ना, ये डबल इंजन यही परिणाम दे रहा है। डबल इंजन तो कोई प्रोडक्टिविटी दे नहीं रहा है, कोई अच्छे रोजगार, कारोबार, व्यापार या अमन चैन तो दे नहीं रहा है। डबल इंजन की यही प्रोडक्टिविटी है कि समाज को बांट रहे हैं, आगजनी हो रही है, स्थिरता हो रहा है, लोग जो है इस तरह के हिंसाओं में अपने आप को झोंकते जा रहे हैं। आप सही जी,
हेमंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये साफ तौर पे ये तो लग रहा है कि एक तरफ वो पार्टी है जो साम दाम दंड भेद की सियासत करती है, किसी भी तरह से उसका आखिरी मकसद जो है वो इलेक्शन जीतना है। दूसरी तरफ ये भी साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फॉर दिस अलाइन, और कांग्रेस की हम बात करें और ये अलायंस जो है इसकी हम बात करें कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक आने वाले इलेक्शन। स्थिति बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन ये कहें कि केक वॉक है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है अभी हाल की स्थिति में। एक तरफ नफरत की सियासत है, दूसरी तरफ एक लीडर है जो मोहब्बत की बात कर रहा है, एक तरफ वो लीडर है जो रियल इश्यूज की बात कर रहा है, कारोबार की बात कर रहा है, बेरोजगार नौजवानों की बात कर रहे हैं। आजादपुर मंडी हमने देखा राहुल गांधी पहुंचे, कहीं पर भी हमने देखा करोल बाग पहुंच गए थे, अलग अलग जगहों पर इसी तरह से ऐसे ही पहुंच जाते लोगों के बीच और बात करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ एक ऐसा लीडर है जो जनता के बीच में उस तरह से नहीं जाता है, हर चीज उसकी एक स्टेज होती है, अगर 4 लोगों से भी बात हो रही है तो वो 4 लोग चुने हुए होते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा नेता है जो खेती साथ में कर रहा है, धान बो रहा है, लोगों के साथ मिलने के लिए जा रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम चीजें लोगों के जहन पर असर कर रही हैं, और क्या इसका फायदा आगे आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को और जो अलायंस बना है उसको होता हुआ नजर आएगा? देखिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली बैकफुट पर है और गवर्नेंस के नाम पर दे हैव मिजरेबली फेल्ड। ये पूरे देश का हर आदमी समझने लगा है, और इसी से चिंतित होकर जो हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट आए या जो कर्नाटक के रिजल्ट आए, उसमें भी जो फेस था वो तो नरेंद्र मोदी ही थे। उसके बावजूद भी जिस तरीके से चुनाव हारे वो, और हिमाचल प्रदेश को आप वैसे मत मानिए, वो जेपी नड्डा का होम स्टेट भी है। जिस पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट अपनी होम स्टेट को नहीं बचा पाया, छोटी सी स्टेट जहां पर प्रधानमंत्री ने 6 महीने में 11 रैलियां की, कुल 4 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसीज, उसके बावजूद भी तो एक संदेश तो ये जा रहा है कि डाउन द लाइन ग्रास रूट पर एक अंडरकरंट तो है। अब इसमें स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है आज की तारीख में, वो एक मशीन है, इलेक्शन फाइटिंग मशीन, और उसके पास तमाम संसाधन है, तमाम मीडिया की सपोर्ट है, जिसको मुख्य धारा का मीडिया आप कहते हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया की सबसे रिचेस्ट पार्टी है, उनके पास साम दाम दंड भेद जैसा कि आपने कहा, वो सारी चीजें, वो सारे हथियार उनके पास है। एक पक्ष तो है ये। दूसरी तरफ है कांग्रेस, जिसके पास सीमित साधन है। विपक्षी पार्टियों के साथ भी अभी तक कोई क्लैरिटी उस रूप में नहीं है कि सीटों का बंटवारा क्या है, कहां पर कौन कितना लड़ेगा। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी ने अपनी जो परसेप्शन है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसमें गुणात्मक सुधार किया है, गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, और लोगों ने यह मानना शुरू किया है कि जिसको इन्होंने पप्पू के तौर पर स्टैब्लिश किया, भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रो आर्मी ने, उस व्यक्ति की पिछले 9 साल में एक भी बात हुई। जो कुछ उसने कहा, नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, आपके कोविड से लेकर के, हर चीज पर, राफेल से लेकर के, पेगासस से लेकर के, आप कितने भी सवाल उठाइए, जो कुछ राहुल गांधी ने कहा वो एक सच जैसे स्क्रिप्टेड होता है, उस तरीके से वो घटित होता चला गया। तो देश का आम आदमी तो इस बात को समझ रहा है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्केटिंग के प्रोडक्ट है, उनकी बहुत मैसिव मार्केटिंग की गई है उद्योगपतियों के द्वारा विद ह्यूज वेस्टेड इंटरेस्ट, और वो आज देश के सामने है भी, जिस तरह का क्रॉनिक कैपिटलिज्म देश में हुआ। तो वो जो उद्योगपति हैं, जितना भारतीय जनता पार्टी को अकेले चंदा आता है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, उतना सारी अपोजिशन को भी नहीं आया। इतना ही एक तरफ ही है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी है। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड रहता है चुनाव के अंदर, डेमोक्रेसी में जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की आप बात करती है बुशरा जी, तो उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं। तो आज तो लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ है नहीं। मीडिया आपकी जेब में है, इलेक्शन कमीशन आपकी जेब में है, संस्थान आपकी जेब में है, साधन सारे आपके पास हैं। तो अपोजिशन के पास क्या है? अपोजिशन के पास है जनता। और क्या वो जनता, ये जो धार्मिक आधार पर डिवीजन किया जा रहा है, जो जातिगत आधार पर डिवीजन किया जा रहा है, जो तथाकथित लाभार्थी वर्ग, जो हिंदू मुस्लिम, जो माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी, जो ये सारे का सारा चल रहा है, इसमें समूचे विपक्ष को एक बात सोचनी होगी। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं समूची उन पार्टियों की बात कर रहा हूं जो भाजपा के साथ है, या जो कांग्रेस के साथ है, या जो इंडिपेंडेंट भी। अगर उनको अपना अस्तित्व कायम रखना है तो उनको किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ना होगा। वरना आप देख लीजिए, जितने भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने अलाइज थे वो आज घर बैठे हुए।
श्रोमणी अकाली दल सबसे पुराना एलाइज था, 30 साल पुराना, कहां है वो आज? बर्फ में है। बादल साहब भी चुनाव हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब अब वो नहीं है दुनिया में, वो भी अपने जीवन का आखिरी चुनाव, इतना वयोवृद्ध व्यक्ति जो है वो चुनाव हारे भारतीय जनता पार्टी की कुसंगति के कारण। आज दूसरी जो सबसे नेचुरल लाई थी वो शिवसेना थी। आज उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया, ये देखने की बात है। और जितने भी इनके बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए, जो इनके खुद के गुरु आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वो कहाँ है? एक शो कार्ड मार्गदर्शक मंडल बनाया था, वो भी आज उसकी निपटारा कर दिया, उसकी आज तक कोई मीटिंग हुई हो? किसी भी मुद्दे पर बुशरा जी ये बहस नहीं करेंगे, किसी भी मुद्दे पर मीडिया को बहस नहीं करने देंगे, जो मुख्य धारा का मीडिया है। इनका केवल एक है कि दुनिया के अंदर भारत का जो आम आदमी है वो या तो रोटी के संघर्ष में लगा रहे, या धर्म के नाम पर इनके नाम की माया जपता रहे, और एक व्यक्ति को देश से बड़ा बना के प्रोजेक्ट कर दिया गया, ऐसा कि विश्व गुरु कंप्लीटली मीडिया मेड जो पूरी की पूरी छवि है, जबकि हकीकत उससे ठीक विपरीत है। आप देखिए गुजरात का जो मॉडल था, क्या वो मणिपुर में लागू नहीं हुआ? जो मणिपुर में हुआ वो हरियाणा में लागू नहीं हो रहा। आज घटना का तीसरा दिन है, अभी तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला है क्या? एक शब्द बोला हो? देश के गृह मंत्री ने एक ट्वीट भी किया हो? रेल के अंदर आरपीएफ का व्यक्ति, जो सिपाही था, वो 4 आदमियों को मार देता है। रेल मंत्री का ट्वीट देखा आपने? रेल मंत्री ने किसी को संवेदना व्यक्त की? ये किस तरह का क्रूर शासन है? और राहुल गांधी और अपोजिशन के जितने भी पार्टियां हैं, उनको एक ही बात समझनी होगी, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार वो चूके, इस बार अगर उनकी मैसेजिंग गलत हुई, तो हो सकता है अगली बार उनके सामने चुनाव लड़ने की भी नौबत ना बचे, क्योंकि ये हाल ये पार्टी कर देगी उनका, जो इनकी सोच है। ये सारे विपक्षी दलों को बहुत महत्वपूर्ण बातें हेमंत जी आप कर रहे हैं। आपने 2 बातें की, एक तो मीडिया की आपने बात की, और दूसरा आपने साफ तौर पर कहा कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। और शायद ये तमाम पार्टियां समझ रही हैं कि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है, और यही वजह है कि आप ये देखिए कि वो पार्टियां, चाहे मैं यहाँ पर बात करूं तृणमूल कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की बात करूं, जो राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ खड़ा होना नहीं उस तरह से पसंद करती थी, आज एक तरह से मजबूरन उनको अपना लीडर मानने के लिए भी तैयार हो गई हैं। तो ये बदलाव आया है क्योंकि ये लड़ाई अस्तित्व की है। लेकिन अखिलेश जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जब भी देश में कुछ घटित होता है तो जाहिर सी बात है अपोजिशन की तरफ आंखें उम्मीद से उठती हैं कि उनकी तरफ से कुछ कहा जाएगा, जमीन पर उतरकर कोई आंदोलन उनकी तरफ से किया जाएगा, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनता ही सब कुछ है और जनता के बीच में रहकर ही सियासत करनी होती है। अभी मैं देख रही थी पिछले 48 घंटे की अगर मैं बात करूं, जो कुछ देश में घटित हुआ, आज के दिन में जो कुछ हो रहा है, आपके जो स्टेट के लीडर्स हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, जो लीडर हैं, उनकी तरफ से तो बयान आए हैं, लेकिन जो आपके सबसे बड़े लीडर हैं, चाहे मैं राहुल गांधी की बात करूं या फिर मैं प्रियंका गांधी की बात करूं, सोनिया गांधी की बात करूं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा एक और सवाल जो मेरा आपसे है, मोनू मानेसर, जिसको राजस्थान की पुलिस ने फरार बताया है, जो कि जुनैद और नासिर का, जिसको हत्यारा करार दिया गया था, उसके ऊपर हत्या का आरोप है, जिंदा उन दोनों को जला दिया गया था, वो खुलेआम घूम रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस वो डाल रहा है, लेकिन ना तो हरियाणा और ना ही राजस्थान की पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही है। तो अगर आपकी तरफ से भी इस तरह का ढुलमुल रवैया होगा, सब कदम नहीं उठाए जाएंगे, तो बताइए फिर आपसे उम्मीद कैसे लगाई जाएगी? देखिए, राहुल जी ने जब अपनी भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू की थी, तो उस पदयात्रा के माध्यम से इस देश को जागृत तो उन्होंने कर दिया। देश को समझ में आ गया कि देश में चल क्या रहा है और होना क्या चाहिए। लोग इस बात को तो समझ गए हैं, जागृत हो गए हैं। इस यात्रा ने इतना कर दिया, इसीलिए सरकार बौखलाई परेशान भी है। अब आगे का स्टेप है लोगों को जुड़ने का। तो जुड़ने के लिए भी ये जितने राजनीतिक दल हैं वो भी इस बात को समझ गए, पब्लिक भी समझ गई है काफी हद तक, और वो जुड़ रहे हैं। क्योंकि आप देखें, जहां तक आपने राहुल जी की बात की, राहुल जी ही अकेले ऐसे हैं, सब विपक्ष के लीडर लड़ रहे हैं जनता की आवाज के लिए, जनता के हित के लिए, सड़क से लेकर संसद तक। लेकिन राहुल गांधी ताल ठोक के माध्यम अखाड़े में उतर के सबसे मजबूती से लड़ रहे हैं, और पूरा सरकार और सरकार की हर मशीनरी राहुल गांधी को कुचलने में पिछले 8-9 वर्षों से लगी हुई है। क्योंकि वो पता है कि यही एक
विपक्ष की यूनाइट आवाज ये है। और भी सारे हमारे विपक्ष के जो लीडर हैं वो लड़ रहे हैं, सब कुछ है। जहां तक रही बात आपने, तो जैसे ये हुआ कल परसों, देखिए अभी संसद चल रहा है, तो जब संसद चलता है तो संसद से अच्छा आंदोलन का या बात उठाने का कोई फोरम नहीं होता है। संसद नहीं चलती है तो सड़क पे ये चीजें होती हैं। तो संसद में बातें उठ रही हैं। संसद में राहुल जी तो नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी खड़गे जी पूरा जोरदारी के साथ हर बात को उठा रहे हैं, रख रहे हैं। राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट मांग करके पूरे डेलीगेशन के साथ जा करके इसकी बात को उठाया है उन्होंने। दूसरी, राहुल जी भी सड़क पे आते हैं, लड़ते हैं। उन्होंने बताया किस तरह से, हमने पहले कहा था कि पेट्रोल तो केरोसिन तो छिड़की चुके हो, अब आग लगाते चले जा रहे हो। कल उन्होंने इस बात को ट्वीट करके दोबारा उस चीज को याद भी दिलाया, और वही हो रहा है जो राहुल जी ने कहा था, अब बहुत मुद्दों पे कहा था, वही हो रहा है। इन लोगों की परेशानी यही है कि राहुल गांधी एक विजन वाले लीडर हैं। वो जो देखते हैं वही जो बता देते हैं वो भविष्य में होता है। तो इससे कोई विजन वाला हो, उससे ये जो टेलीविजन वाले साहब है, ये इसीलिए उन लोगों से नफरत करते हैं, क्योंकि इनके पास अपना एक टेलीविजन है। विजन के नाम पे जीरो है, टेलीविजन पे ही दिखते हैं। तो जो टेलीविजन वाले साहब हैं वो विजन वालों से हमेशा नफरत करते रहते हैं। लेकिन इस देश को विजन के लोगों ने आगे बढ़ाया और बढ़ाएंगे, और इस देश के लोग विजनरी हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत चंद लोग हैं, वो भी बहुत जल्द समझ जाएंगे कि ये हितकारी नहीं है। देश हित, राष्ट्र हित में करते रहो, आप लाख कोशिश करोगे, जल्दी से उनको समझ में आ जाएगा। और इस देश को बनाना है, इस देश को बर्बाद नहीं करना है, और सबको मिलकर बर्बाद होने से बचाना है। आज जो मीडिया की बात आपने की, कुछ लोग लगाव में है, कुछ लोग दबाव में है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी तो उस वक्त भी जो जंग आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, आज की केंद्र की सरकार को हम ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 कहते हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी तो उस वक्त भी जो मेन स्ट्रीम के मीडिया थे वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। आज जो राष्ट्रभक्त या जो देश हित की बात करने वाली मीडिया थी वो सब छोटे छोटे अखबार, एक हफ्ते वाले, 10 दिन वाले, 5 दिन वाले, 15 दिन वाले, रोज वाले 1 या 2 पन्ने से करे। आज भी जो विश्वसनीय मीडिया है वो जनता की बात उठा रहा है, वो अपनी आवाज उठा रहा है। लेकिन जो गोदी मीडिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है। तो वो राष्ट्र के जो गोदी मीडिया है वही हाल है उनका भी। वो राष्ट्र की आवाज नहीं है, वो साथ हैं। ऐसे चैनल्स पर तो आपको जाना नहीं चाहिए, कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे चैनल्स को आप लोगों को एड्स देना बंद करना चाहिए। जो आपसे ऐड के पैसे लेते हैं, आपको ही बिठाते हैं और आपके नाम पर ही नफरत फैलाते हैं। देखिए, आपकी बात सही है। कई बार हम लोगों ने कई चैनलों को बैन अभी भी कर रखा है, नहीं जाते हैं। पहले भी कई चैनलों को बैन कर रखा था। सुनने में आ रहा है कि इन जो हमारी पार्टियां हैं जो बैठी थी, तो इन लोगों ने कुछ चैनलों पे इस तरह के बैन न जाने की बात की है। ये बड़ा डिबेटेबल और ग्रे एरिया है, क्योंकि हम वन साइडेड छोड़ें, उससे बेहतर कभी कभी लोग सोचते हैं कि कुछ जाके कुछ तो अपनी बात रखी जाएगी, कुछ तो देखेगा, वन वे जा रहे। लेकिन ये आपके बात में भी आधार है और दम है। अब देखें, ये काफी बड़ा लोगों को मिल करके इस टाइप के डिसीजन लेना है। लेकिन हम सब यही कहते हैं कि जो मीडिया की भूमिका इस राष्ट्र के लिए होनी चाहिए थी, आज वो गोदी मीडिया नहीं निभा रहा, इसलिए उन पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। आप जैसे लोग जो साइडलाइन अपना इंडिविजुअल कर रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा। जो मीडिया सरकार के चरणों में लेटी नहीं है, उनकी विश्वसनीयता इस देश में सबसे ज्यादा है। लोग उन्हीं पे यकीन कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी आवाज पे अमल कर रहे हैं। विश्वसनीय इस तरह से जो तमाम चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, पत्रकार हैं, इस टाइप के लोग, क्योंकि वो इस देश के हित की बात कर रहे हैं, वो किसी का माउथ पीस नहीं बने। मीडिया एक बड़ा जिम्मेदार राष्ट्र के हित के, राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में इसकी बड़ी भारी भूमिका रही है। लेकिन वो मेन स्ट्रीम की मीडिया आज वो नहीं निभा पा रही है। बिल्कुल। और देखिए, पत्रकारिता का तो धर्म होता है कि जनता की जो आवाज है वो बने, इसलिए लोकतंत्र का चौथा पिलर उसको कहा जाता है कि उसका धर्म है
कि वो जनता की आवाज उठाए, और जब जब सरकार ढुलमुल रवैया इख्तियार करें वो जनता की आवाज बनकर सामने आए। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चंद ऑल्टरनेटिव मीडिया जिस तरह का डीबी लाइव है जो लगातार जनता की आवाज बनता रहा है और आगे भी बनता रहेगा, इसी तरह की चंद सिर्फ अब चैनल जो हैं बचे हैं। और राहुल गांधी का जो ट्वीट आया वो एक बार पढ़ के मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। भाजपा मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ये तमाम जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद ये राहुल गांधी का ट्वीट आया है और एक बार फिर से उन्होंने वही केरोसिन वाली बात कही है और एक बार फिर से मोहब्बत की बात को उन्होंने दोहराया है। हेमंत जी, लगातार मोहब्बत की बात ही कही जा रही है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि नफरतें इस हद तक घर कर गई हैं, इतनी खाई समाज में बना दी गई है, एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया गया है। जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हर इंसान चाहता है उसके बिल्कुल बरक्स चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। इसमें अगर कोई एक चीज जिता सकती है, अगर कोई एक चीज भारत वो इंडिया जो जाना जाता है हमारे जो गंगा जमनी तहजीब के लिए, जिसमें हर रंग के फूल हैं, जो ये खूबसूरत गुलदस्ता है, ये तभी फिर से हरा भरा और रंग बिरंगा हो सकता है जब इसमें मोहब्बत की खुशबू और मोहब्बत के फूल फिर से लगाए जाए। लेकिन इसके पीछे जो पूरी की पूरी जो चल रहा है ना, जो ये सारे घटनाक्रम को, उसको भी एक बार नजदीक से देखने की जरूरत है, उसको एनालाइज करने की जरूरत है। आज देश का जो माहौल है उसमें अगर सिंगल लार्जेस्ट किसी का कंट्रीब्यूशन है वो इस देश के सुपारी मीडिया का। आप जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया एक बात है कि आप सरकार की गोदी में बैठ के सरकार का यशोगान करते हैं, ये मीडिया उससे आगे बढ़ गया है। ये सरकार का यशोगान तो करते ही है, सारे विपक्ष की भी सुपारी लेके चलते हैं कि आज हम ममता बनर्जी को निपटा देंगे, आज हम राहुल गांधी को निपटा देंगे, आज हम अखिलेश जी को निपटा देंगे, ये डेली आज हम केजरीवाल को निपटाएंगे। तो ये एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और वो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। इस पूरे खेल के अंदर जो आज देश का जो वैमनस्य का जो बाजार है उसको केवल कहने से, मोहब्बत के प्रचार से नहीं होगा, इसको लागू करना पड़ेगा अपने आचार व्यवहार से तमाम विपक्ष को। पहली बात, आपके जो पद के साथ जो आपकी सुरक्षा और वो तमाम चीजें आती हैं उनको छोड़ना होगा, लोगों का एक हिस्सा बनना होगा तमाम विपक्षी दलों को, और उनको ये दिखाना होगा कि आप जो सत्तारूढ़ पार्टी का जो सिस्टम है और जो आज के जो मौजूदा दौर के जो मीडिया का जहर है उससे आप उनको कैसे बचाएंगे। एक अल्टरनेटिव विजन देना पड़ेगा आपको, सोच के स्तर पे और अपने व्यवहार के स्तर पे। अदरवाइज क्या हो रहा है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो ग्रास रूट के ऊपर उसका इंप्लीमेंटेशन उतना नहीं है। तो जो ये सुपारी मीडिया है, सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए जो आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि इसका तत्काल बाइकाट सभी इंडिया जो सोकॉल्ड जो अलायंस है उसके जितने भी सदस्य दल हैं उन सबको इनका इमीडिएट बाइकआउट करना चाहिए। पहली बात ये 1 घंटे में सीधे हो जाएंगे। अब दिक्कत क्या आ रही है कि जहां जहां देखिए जो इंडिया का जो संगठन के अंदर जो गठबंधन बना है उनकी 11 राज्यों में तो सरकारें हैं कि नहीं है। उन 11 राज्यों की सरकारों से अरबों रुपए के विज्ञापन लेकर के और ये फिर भी भारतीय जनता पार्टी से सुपारी ले रहे हैं। तो उन पार्टियों को जैसा आपने कहा उनको कब जागेंगी वो। अगर जिस दिन ये सारा विपक्षी गठबंधन एक फैसला कर ले, बाकी चीजें तो बाद की कि हम सुपारी मीडिया के उस पर कोई बात ही नहीं करेंगे, आप देखिएगा उसी दिन से नैरेटिव पलट जाएगा। और मुझे लगता है सियासत बाद की चीज है, इस देश का भाईचारा, इस देश की गंगा जमनी तहजीब सबसे जरूरी है। और ये मीडिया के जो चैनल है, जो मुख्य धारा के जो अखबार भी हैं, जो जहर परोसते हैं सुबह से रात तक, वो एक दिन में सीधे हो जाएंगे जिस दिन ये बात देश में जाएगी, दुनिया में। दरअसल ये कहा जाए हेमंत जी, ये डिजिटल दंगाई हैं। एक दंगाई तो वो हैं जो सड़कों पर नजर आते हैं हाथों में हथियार लेकर और अलग अलग तरह की नारेबाजियां जो करते हुए आते हैं, एक तरफ वो दंगाई हैं और दूसरी तरफ ये डिजिटल दंगाई हैं जो सामने बैठकर वही तमाम चीजें दोहराते हुए और करते हुए नजर आते हैं और उस नफरत का ना सिर्फ हिस्सा बनते हैं बल्कि उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना यानी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, उनका बचाव करते हुए नजर आते हैं और एक तरह का नैरेटिव जो है वो परोसते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और इसमें शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि देश भर में क्या कुछ हो रहा है। मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद आपने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो हुआ वो देखा, हरियाणा में जो कुछ हुआ वो आप देख रहे हैं। आज दिन भर दिल्ली में किस तरह के प्रदर्शन किए गए बजरंग दल की, वीएचपी की तरफ से, वो सब आपने देखा। और अभी भी हालात जो हैं, स्थिति जो है वो सेंसिटिव बनी हुई है हरियाणा के पूरे रीजन में और उसके आसपास के इलाकों में। ऐसे में सवाल ये जरूर उठता है कि जो मीडिया, जो चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, वो अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से भूल चुका है, या फिर मैं ये कहूं कि बिल्कुल एक तरह से जो दंगाई सड़कों पर नजर आते हैं वैसे ही हमें टीवी स्क्रीन पर भी नजर आते हैं, कम से कम कुछ चैनल्स में। तो कम से कम सबसे पहला स्टेप, अगर इन तमाम पार्टीज को, जो 26 दल हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने फिर से मोहब्बत की बात को दोहराया है, तो सबसे पहले अगर कुछ करना चाहिए तो इन चैनल्स का बाइकआउट करना चाहिए कंप्लीटली। दूसरी बात, इन चैनल्स को एड्स देना, इनको रेवेन्यू देना बंद करना चाहिए, इनके एंकर्स के आगे पीछे घूमना बंद करना चाहिए। अभी भी हमने देखा था कि एक चैनल में अखिलेश यादव बैठे हुए थे, वो तमाम तरह के सवाल जिसमें फंसाने की कोशिश की जाती है, जो गठबंधन को लेकर सवाल खड़े करें, चेहरे की बात करें, वो तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि सबसे बड़ा हथियार अगर भारतीय जनता पार्टी का, सत्ता का, सरकार का कोई है तो वो मीडिया है। अगर सबसे पहले प्रहार करना है तो इस मीडिया पर ही प्रहार करने की जरूरत है, तभी कुछ कोई बदलाव की उम्मीद नजर आएगी। आगे आने वाले साल में 5 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बीजेपी की घबराहट जो है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। जो बॉडी लैंग्वेज है, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, उनके नेताओं की बात करें, साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरह की वो तमाम बातें, चाहे इंडिया को लेकर, उस शब्द को लेकर उनकी घबराहट हो, या जिस तरह से तमाम पार्टियां जो एक साथ मिलकर आई हैं उसका जो उनको तोड़ है वो नहीं मिल रहा है, चाहे उसकी हम बात करें, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जमीन पर उतरना होगा, जनता के बीच जाना होगा, उनके मुद्दों को उठाना होगा, तभी कोई बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। कल फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी